स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब भी हम वेस्ट एशियन इकोनॉमीज की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में सऊदी अरेबिया या यूएई जैसी कंट्रीज आती है। और वो इस वजह से भी क्योंकि ट्रेडिशनली इन दोनों ही इकोनॉमीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में दोनों ही कंट्री आती है। लेकिन वेस्ट एशिया की और भी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप काफी अच्छे रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं कुवैत की। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत के दौरे पे गए थे। हालांकि यह विजिट केवल 2 दिन की थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी और कुवैत के प्रीमियर शेख मिशाल उनके बीच पहली बायलैटरल मीटिंग थी। और इस बायलैटरल मीटिंग में दोनों कंट्रीज ने अपने बीच की रिलेशनशिप को एलिवेट कर दिया है इनटू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दो कंट्रीज के बीच के एक इंटीमेट रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती है। तो अब कुवैत और इंडिया के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। इस विजिट में इंडिया और कुवैत ने यह भी हाईलाइट किया है कि इन दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप में 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है ट्रेड और दूसरा है डिफेंस कोऑपरेशन। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों ही पिलर्स इन दोनों देश के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन और मजबूती प्रदान करने वाले हैं। आइए समझते हैं यह विजिट क्यों इंपॉर्टेंट रही और इंडिया और कुवैत के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैसे रहे। तो अगर मैं बात करता हूं हिस्टोरिकली, तो इंडिया और कुवैत के बीच में रिलेशनशिप लगभग 500-600 साल पुराने हैं। इनफैक्ट कुवैत एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेक्टर हुआ करता था ब्रिटिश एरा में। वेस्टर्न एशियन इकोनॉमीज के साथ जो भी ट्रेड ईस्ट एशिया की तरफ हुआ करती थी वो कुवैत के थ्रू ही चला करती थी। तो अगर मैं बात करता हूं प्री ऑयल एरा की, प्री ऑयल मतलब 1940s 50s से पहले, तो इंडिया और कुवैत के बीच जो रिलेशनशिप थे दे वर बेस्ड ऑन मैरीटाइम ट्रेड। कुवैत की तरफ से ट्रेडर्स इंडिया आते थे और वो अपने साथ अरेबियन हॉर्सेस, डेट्स, कुछ इस तरह की चीजें लेकर आते थे। इंडिया से वो मसाले और टिंबर लेकर जाते थे। तो मैरीटाइम ट्रेड एक इंपॉर्टेंट पिलर रही है हिस्टोरिकली। 1961 तक इंडियन रुपी एक लीगल टेंडर भी हुआ करता था कुवैत में। तो 1961 तक कुवैत ब्रिटिशर्स का एक प्रोटेक्टरेट था। तो कुवैत 1961 तक कंप्लीटली सॉवरेन नेशन नहीं था, उसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। 1961 में जाकर वो ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ था। और 1961 के बाद वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने कुवैत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए थे वो इंडिया ही था। तो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो रिलेशनशिप काफी मजबूत रहे हैं, क्योंकि इंडियन करेंसी को कुवैत में लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट किया जाता था। 1960s और 70s में जब कुवैत में बड़े अमाउंट में ऑयल मिला, उसके बाद कुवैत की इकोनॉमी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। और तब से लेकर अभी तक कुवैत, अगर मैं ऑयल सप्लाई की बात करता हूं तो उसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है। 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कुवैत का दौरा किया था और उसके बाद 43 इयर्स के बाद अब मोदी जी कुवैत गए थे। अगर मैं ओवरऑल दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को एनालाइज करूं तो बायलैटरल ट्रेड लगभग $10.47 बिलियन की है। और इसी वजह से कुवैत इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी आता है। इसके साथ साथ इट इज द 6th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। इसीलिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में कुवैत की एक स्पेशल पोजीशन है, एक स्पेशल रोल है। अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो पहली बार कुवैत की तरफ इंडिया के एक्सपोर्ट $2 बिलियन या उसको क्रॉस किया। तो यह पहली बार हुआ कि इंडियन एक्सपोर्ट टुवर्ड्स कुवैत वो $2 बिलियन टच किया है। और इसके साथ साथ कुवैती इन्वेस्टमेंट भी काफी है भारत में, $10 बिलियन से ज्यादा। सो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $10 बिलियन से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट भी किया है। और इसीलिए इस पहली बायलैटरल मीटिंग में यह अनाउंस भी किया गया है कि ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है दोनों कंट्रीज के बीच में। और दोनों कंट्रीज और अपॉर्चुनिटीज तलाश रही हैं कि कैसे इस ट्रेड रिलेशनशिप को और बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर वो भी दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। मुबारक अल कबीर कुवैत के
पुराने रूलर हुआ करते थे जिन्होंने कुवैत को ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी, तो उन्हीं के नाम से यह सिविलियन ऑर्डर कन्फर किया जाता है और मोदी जी को सिविलियन ऑनर कन्फर किया गया है। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज मोदीज एफर्ट्स इन बूस्टिंग इंडिया कुवैत टाइज एंड कॉपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर। तो कुवैत ने कहा है कि मोदी जी ने काफी एफर्ट्स लिए हैं जिससे इंडिया और कुवैत के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन किया जा सके। अब ये ऑनर सभी हेड ऑफ स्टेट्स को नहीं दिया जाता, बहुत सिलेक्टिव हेड ऑफ स्टेट्स ऐसे रहे हैं या प्रीमियर्स ऐसे रहे हैं जिनको आज तक कुवैत ने ये अवार्ड दिया है। तो अगर हम बात करते हैं कुवैत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, तो ये हेड ऑफ स्टेट, सॉवरेन्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड मेंबर्स ऑफ फॉरेन रॉयल फैमिलीज, केवल उन्हें ही दिया जाता है और बहुत सिलेक्टेड डिग्नेटरीज आज तक ऐसे रहे हैं जिनको ये ऑनर दिया गया है। सो क्वीन एलिजाबेथ II, उनको ये ऑनर दिया गया था। ऐसे ही यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, उनको ऑनर दिया गया था, बिल क्लिंटन को दिया गया था, और किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, और इसके साथ साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी। तो बड़े सिलेक्टेड, बड़े एलीट इसके रेसिपिएंट रहे हैं और अब मोदी जी को भी ये ऑनर दिया गया, जो ये दिखाता है कि कुवैत इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को कितना हाईली वैल्यू करता है और वो मोदी जी के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। नाउ व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड तो कर दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया, बट कौन कौन से ऐसे एरियाज है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ये रिलेशनशिप ट्रेडिशनली फली है। सो सबसे पहले डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन में अनाउंस किया गया है कि ट्रेनिंग, एक्सचेंज ऑफ पर्सोनल एंड एक्सपर्ट्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस, सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये वो एरियाज होने वाले हैं जहां पर दोनों कंट्रीज अपने बीच के रिलेशनशिप को और मजबूती प्रदान करेगी और स्ट्रेंथन करेगी। इसके साथ साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अभी हमने देखा था कुवैती इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडिया में किया है, अब उस इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा दिया जाएगा। सो मोदी इन्वाइटेड अ डेलीगेशन कंप्राइजिंग कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू विजिट इंडिया टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से सेक्टर्स में हो सकती है? एनर्जी, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड पार्क्स। तो ये नए एरियाज है, नए सेक्टर्स है जहां पर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को इनवाइट किया जा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को और तलाशे। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज को भी प्रमोट करने की बात की गई है। सो बोथ द लीडर्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन कुवैत। और अगर मैं बात करता हूं इंडियन कम्युनिटी इन कुवैत की, तो 21%, almost 21% of the population of Kuwait, it comprises of Indian people या Indian origin के लोग। इसके साथ साथ 30% of the workforce it comprises of Indians। तो आप सोच सकते हैं कि कुवैत में कितनी बड़ी एक इंडियन कम्युनिटी रहती है, कितना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, और इसी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप ट्रेडिशनली काफी स्ट्रांग भी रहे हैं। इसके साथ साथ एनर्जी कोऑपरेशन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का, और ना केवल क्रूड ऑयल, अब दोनों कंट्रीज मिलकर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उनको भी एक्सप्लोर कर रही हैं, स्पेशली सोलर एनर्जी। तो यहां पर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर पावर, उस सेक्टर में भी दोनों कंट्रीज ज्वाइंट रिसर्च, ज्वाइंट डेवलपमेंट उसकी तरफ आगे बढ़ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडियन डायस्पोरा, तो लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट ग्रुप कुवैत में जो है वो इंडियंस का ही है। 21% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कुवैत इट कंप्राइजेस ऑफ इंडियंस। और जहां भी इंडियन कम्युनिटी इतने बड़े नंबर में होती है, वहां वहां इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज वो कैरी करते हैं, और उसकी वजह से इंडिया की रिलेशनशिप उस कंट्री के साथ ट्रेडिशनली मजबूत होती है। जैसे आप यूएसए की बात कर लीजिए, तो सिमिलरली यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंडियन डायस्पोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने में। अब इसके अलावा 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए गए हैं कि इन सेक्टर्स में भी हम अपनी पार्टनरशिप को एक्सपैंड करेंगे, जिसमें डिफेंस आ जाता है, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड सोलर एनर्जी। तो ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर एमओयू साइन किए गए हैं। और अब क्योंकि पार्टनरशिप को एलिवेट कर दिया गया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, तो ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स ऐसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा एरिया ऐसे होंगे जिनमें हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मजबूती प्रदान करेंगे। अब ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का इंपैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि ये रिलेशनशिप
केवल बायलेटरल नहीं है, इसका जो इंपैक्ट होगा वो पूरे रीजन में होगा। वेस्ट एशिया की अगर मैं बात करता हूं तो वेस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बेहतर हैं, एंड स्पेशली वेस्ट एशिया की करंट सिचुएशन को देखते हुए, उसे एनालाइज करते हुए, जितने ज्यादा इंटीग्रेटेड हम वेस्ट एशिया के साथ होंगे, जितना ज्यादा हमारी प्रेजेंस वेस्ट एशिया में होगी, उतना इंडियन इंटरेस्ट के लिए बेटर है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी भी रिजाइड करती है और उसकी वजह से रेमिटेंसेस जो इंडिया की तरफ आते हैं वो भी काफी बड़ा अमाउंट है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस रीजन में जो इंडियन इंटरेस्ट है उसे प्रिजर्व किया जाए, और उसके लिए इंडिया को इस रीजन के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा, जो इकोनॉमीज है उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेटर करने पड़ेंगे, जैसा यहां पर हमने देखा है। सो रीजनल स्टेबिलिटी, इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है रीजनल स्टेबिलिटी में। जो रीजनल इश्यूज चल रहे हैं उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है और मीडिएशन करने की कोशिश कर सकता है। सो इट इनहेंसेस इंडियाज रोल इन वेस्ट एशिया, और जब इंडिया का रोल वेस्ट एशिया में इनहेंस होगा तो जो इंडिया डिमांड रखता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की जानी चाहिए, वो क्रेडेंशियल्स भी हमारे स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वहां पर हम एक स्ट्रांग ग्लोबल प्लेयर की तरह सामने आते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, सो बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ना केवल कुवैत में जो हमारी ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रो करेंगी, बल्कि कुवैत के थ्रू जो पूरा रीजन है उसमें भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी। इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी, उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एक्सपैंड इंडियाज ग्लोबल पार्टनरशिप। तो अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर हमारी परमानेंट मेंबरशिप को सीरियसली लिया जाए, अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की जो पोजीशन है वो इनहेंस हो और स्ट्रॉन्गर हो, इंडिया की बात को और वैल्यू किया जाए, तो बहुत जरूरी है कि हमें रीजनल ग्रुपिंग्स में इंटीग्रेट होना पड़ेगा। हमें रीजनल डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व करने के लिए अपना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और यह पार्टनरशिप हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है। क्योंकि कुवैत के साथ बेटर रिलेशनशिप इसलिए भी जरूरी है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसका कुवैत इस टाइम अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, कुवैत हमारी हेल्प कर रहा है, उसके साथ भी हमारे रिलेशनशिप को और मजबूती प्रदान करना है। सो इंडिया शोज कीन इंटरेस्ट इन इंटेंसिफाइंग कोऑपरेशन विद जीसीसी थ्रू कुवैत्स प्रेसिडेंसी। तो करेंटली कुवैत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का प्रेसिडेंट है, और कुवैत के साथ बेटर रिलेशनशिप हमारे जीसीसी के साथ रिलेशनशिप को और इंटीग्रेट करने में हेल्प करेंगे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज की एक सब रीजनल ग्रुपिंग है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत शामिल है। अगर मैं इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स की बात करता हूं तो उसमें टॉप पर आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और वो इस वजह से भी क्योंकि वो रीजन है जहां से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब जब कुवैत इसका प्रेसिडेंट है और कुवैत के साथ हमारी रिलेशनशिप को हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट कर दिया है, तो अब इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा इंटीग्रेटेड हो सकती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ। अभी इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है। पिछले काफी लंबे समय से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुवैत के साथ रिलेशनशिप हमारी हेल्प कर सकती है कि हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सॉलिडिफाई करें और स्पीड अप करें। बोथ साइड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली कंक्लूजन ऑफ इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कुवैत ने भी इस बात पर एम्फसाइज किया है कि इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी नेगोशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ना केवल बायलेटरल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुवैत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसी एक इंपॉर्टेंट बॉडी जिसके साथ ऑलरेडी इंडिया के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, उसके साथ और इंटीग्रेट होने में भी हमारी हेल्प करेगी ये रिलेशनशिप। अब मोदी जी की इस विजिट में ना केवल बायलेटरल रिलेशनशिप बल्कि जो रीजनल इश्यूज चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, हमने उस पर भी चर्चा की है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। सो वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस किया गया है और एम्फसाइज किया गया कि जल्द से जल्द इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है रीजनल पीस, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द टू साइड्स डिस्कस द करंट सिचुएशन इन वेस्ट एशिया, एम्फसाइजिंग
their shared interest in peace, security, stability and prosperity. तो जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, उसका जल्द से जल्द एक रेजोल्यूशन निकलना चाहिए, तभी रीजनल लेवल पर पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है और उसके बाद ही ये रीजन ग्रो कर सकता है। इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। बोथ द कंट्रीज unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestation including cross border terrorism। तो दोनों ही कंट्रीज ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसको क्रिटिसाइज किया है एंड कॉल्ड फॉर डिसरप्टिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग नेटवर्क्स। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको जो फाइनेंसिंग की जाती है उस पे भी लगाम लगनी चाहिए, उसको लेकर भी दोनों कंट्रीज ने अनइक्विवोकली अपनी बात रखी है। एंड the leaders expressed optimism that this renewed partnership would contribute to regional and global stability। तो ना केवल रीजनल बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी में भी ये पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो हालांकि मीटिंग या ये विजिट सिर्फ 2 दिन की थी, बट आप देख सकते हैं कि इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है। ना केवल कुवैत के साथ हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होंगे, बल्कि रीजनल लेवल पर इंटीग्रेट होने में भी ये हमारी हेल्प करेगा और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसी बड़ी बॉडी जो ऑलरेडी इंडिया के साथ जिसके बेटर रिलेशनशिप है, उसके साथ हमारी ट्रेड वॉल्यूम, हमारे इन्वेस्टमेंट को और प्रमोट करेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको और पुश मिलने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये विजिट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर कभी यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछती है तो आप अलग अलग डायमेंशंस उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर पाएंगे। नाउ इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट और आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अपने यूपीएससी सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस 2026 और 27 के एस्पिरेंट्स के लिए, और अगर आप 2025 में अपना प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच भी है। किसी भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, आप एसी लाइव कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप YouTube के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी आपसे ऐसी एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।